हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। आज हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे, डेट इज़ द चिलेटिंग एजेंट्स पार्ट 2, यानी कि ड्रग फॉर हैवी मेटल पॉइजनिंग का पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 में हमने देखा था कि इंट्रोडक्शन ऑफ चिलेटिंग एजेंट देखे थे, चिलेटिंग एजेंट होते क्या हैं और क्या इनका काम होता है दिखाया। तो बता मैंने चिलेटिंग एजेंट बेसिकली यूज़ इन द ट्रीटमेंट ऑफ हैवी मेटल पॉइजनिंग, और उसमें डिफरेंट टाइप की मैंने बात की थी, जिसमें आपका जो मेजॉरिटी यूज़ होते हैं चिलेटिंग एजेंट, जिसमें डाइमरकैप्टोल जिसे बेल बोलते हैं, पेनिसिलामीन बात की थी, डाइमरकैप्टोल सक्सिनिक एसिड दी थी, और डेस्फेक्सामाइन है, फिर डाइफरप्रोन है, फिर डाइसोडियम एनिटा है, फिर डेफ्रेक्सिरॉक्स है, और कैल्शियम डाइसोडियम एनिटा है। तो इन सबको हमने डिस्कस किया था उसमें। और फर्स्ट जो लेक्चर था हमारा अबाउट द चिलेटिंग एजेंट फर्स्ट में हमने डिस्कस किया था, डाइमरकैप्टोल डिस्कस किया था। इसके अलावा हमने नेक्स्ट नंबर बात की थी डाइमरकैप्टोसक्सिनिक एसिड की। टुडे वी डिस्कस अबाउट द नंबर थर्ड इज द डाइसोडियम एडिटा। तो डाइसोडियम एडिटा भी एक आपका चिलेटिंग एजेंट है जो कि हैवी मेटल पॉइजनिंग में यूज़ किया जाता है और उसके ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं। मैं पहले था जो चिलेटिंग एजेंट क्या कहते हैं, जो मेटल्स होते हैं, मेटल आयंस होते हैं, उसके कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं और कॉम्प्लेक्स फॉर्म की नॉन टॉक्सिक कंपाउंड बनाते हैं। और ये नॉन टॉक्सिक कंपाउंड होता है वो ईजिली हमारी यूरिन की हेल्प से या और किसी रूट से बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाता है। तो यहाँ पर हम नंबर थर्ड जो चिलेटिंग एजेंट की बात कर रहे हैं वो क्या है, डाइसोडियम एडिटा। इट इज़ द डाइसोडियम साल्ट ऑफ इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसिटिक एसिड्स। तो ये एक साल्ट होता है जिसका हम केमिकल नेम बात करें तो क्या है इसका, डाइसोडियम एडिटा का इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसिटिक एसिड, जिसे एडिटा बोलते हैं। अक्सर आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम में इसकी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म या व्हाट इज़ द स्टैंड फॉर, EDTA। तो इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसिटिक एसिड। इट इज़ ए प्रोटीन चिलेटर ऑफ कैल्शियम कॉज टेटनी और ऑन IV इंजेक्शंस। ठीक है, ये मेनली बहुत अच्छा चिलेटर होता है किसके लिए, कैल्शियम आयन के लिए। और कैल्शियम आयन की बहुत ज़्यादा अधिकता होने की वजह से और उसकी टॉक्सिसिटी होने की वजह से आइबॉन जो टेटनी कॉज होती है उस कंडीशन में हम इसे यूज़ करते हैं। ठीक है, तो उसमें ज़्यादा हाई लेवल ऑफ when increase the level of calcium in our blood, increase our body, this is also cause for the tetanus, टिटनी प्रॉब्लम होती है, जिसमें हमारी मसल्स होती है एकदम कॉन्ट्रैक्ट कर जाती हैं, क्रैम्प कर जाती हैं, बॉडी स्ट्रक्चर पूरा क्रैम्प कर जाता है। ये सब मेजरली रिस्पॉन्सिबल होता है हाई लेवल ऑफ कैल्शियम की वजह से, क्योंकि हाई लेवल ऑफ कैल्शियम भी हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है। When the slow infusion is given, tetanus does not occur because of calcium is withdrawal फ्रॉम बोन्स। ठीक है, तो जो कैल्शियम दिया जाता है वो आपका कम अमाउंट में देना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, इट कैन बी यूज फॉर इमरजेंसी कंट्रोल ऑफ हाइपर कैल्सीमिया। अगर आप ये बेसिकली कब यूज़ किया जाएगा, जब आपके ब्लड में ज़रूरत से ज़्यादा क्वांटिटी में कैल्शियम पहुंच जाता है, तो उस कंडीशन में इसे यूज़ करते हैं कि ज़रूरत से ज़्यादा कैल्शियम पहुँचेगा तो बहुत सारे इसकी टॉक्सिसिटी के साइड इफेक्ट इंजर्ड हो सकते हैं। तो उस कंडीशन में हम इसे कितना यूज़ करते हैं, तो 50 mg पर kg IV इन्फ्यूज़न देते हैं फॉर द 2 to 4 आवर, बट बाईफॉस्फेट आर प्रेफर्ड। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं इस कंपेयर में, डाइसोडियम एडिटा के कंपेयर में बाईफॉस्फेट आयंस होते हैं वो ज़्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि उनको उनके साइड इफ़ेक्ट कम होते हैं एज़ कम्पेयर टू द डाइसोडियम एडिटा, और साथ में वो क्या सस्ता पड़ता है, चीप पड़ता है एज़ कम्पेयर टू द डाइसोडियम एडिटा। तो कंपेरेटिव की बात करें तो ज़्यादातर बाईफॉस्फेट ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं इन द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपर कैल्सीमिया एज कम्पेयर टू द डाइसोडियम एडिटा। लेकिन बाईफॉस्फेट होते हैं वो आपके केमिकल कॉम्प्लेक्स फॉर्म नहीं, एक केमिकल कंपाउंड फॉर्म कर देते हैं, लेकिन वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म नहीं करते, इसलिए बाईफॉस्फेट जो कंपाउंड है उसको हम चिलेटिंग एजेंट नहीं बोल सकते। नेक्स्ट बात करते हैं कैल्शियम डाइसोडियम एडिटा। यहाँ पर क्या है, हमने सोडियम को रिप्लेस करके क्या कर दिया है, कैल्शियम को सोडियम के साथ में कैल्शियम को ऐड कर दिया है। इट इज ए कैल्शियम चिलेट ऑफ डाइसोडियम एडिटा बिकॉज ऑफ दिस चिलेटिंग एजेंट्स हैव ए हायर एफिनिटी टू मेटल लाइक ए लेड, जिंक, कैडमियम, मैग्नीशियम, कॉपर एंड सम रेडियो एक्टिव मेटल्स। अब जैसे नॉर्मली हम बात करें डाइसोडियम एडिटा की, तो उसकी बहुत ज़्यादा रिएक्टिविटी होती है, बहुत ज़्यादा हाई एफिनिटी होती है। किसके लिए, लेड मेटल है, जिंक मेटल है, कैडमियम है, मैग्नीज है, कॉपर है, और सब रेडियोएक्टिव मेटल्स के लिए, किससे एज कम्पेयर टू द एडिटी है। अगर डाइसोडियम एडिटा की बात करें तो इसकी क्या होती है, चिलेटिंग जो एफिशिएंसी है वो बढ़ आती है एज कम्पेयर टू डाइसोडियम एडिटा से। ठीक है, इट कैन रिमूव फ्रॉम द बॉडी बाई एक्सचेंजिंग ए कैल्शियम
हेल्ड बाई इट। सिंपली बात है ये कि कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा मेटल के साथ में, कैल्शियम को ये बॉडी से रिमूव कर, कैल्शियम को डिसोसिएट कर देता है और किसी मेटल के साथ में कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर देगा, ताकि वो कॉम्प्लेक्स बॉडी से बाहर निकल जाता है और जो हमारी हैवी मेटल क्वांटिटी है बॉडी में कम रह जाती है। ठीक है, तो कैल्शियम आयन इसमें निकल जाएगा और कैल्शियम आयन के कंपेयर में अदर कोई हैवी मेटल होता है वो उसके साथ में कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर देता है। बिकॉज ऑफ इट्स आयनिक नेचर, कैल्शियम डाइसोडियम इज नॉट एब्जॉर्ब फ्रॉम द GIT, मस्ट बी गिवन पेरेंटली। ये बात हमें याद रखनी पड़ेगी कि डाइसोडियम का जो कैल्शियम डाइसोडियम है ये हम ओरल रूट से नहीं दे सकते, क्योंकि ओरल रूट से अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं पाता है, इसे हम पेरेंटल रूट से ही देना पड़ेगा। सिंस IM इंजेक्शन यानी इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन इज पेनफुल, तो होता है अगर हम कैल्शियम डाइसोडियम का IM इंजेक्शन लगाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा पेनफुल होता है, क्योंकि कैल्शियम क्वान्टिटी इसमें ज़्यादा होती है। इसलिए इसको हम प्रेफर करते हैं कि वो IV रूट इंट्रावेनस रूट से दिए जाए, ताकि और इट डज़ नॉट इंटर ब्रेन एंड CSF। CSF मतलब सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। और इसके अंदर एक दिक्कत ये है कि ये आपके ब्रेन में CSF पे नहीं पहुंच सकता। अगर CSF में किसी वजह से कैल्शियम क्वांटिटी बढ़ गई है या ब्रेन में कैल्शियम आयन की क्वांटिटी बढ़ गई है, तो उस कंडीशन में आप इसे यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि ये आपके ना ही CSF सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड में ना ही ब्रेन में ये पहुँच सकता है। उसके लिए हम किसी अदर टाइप के जेनेटिक एजेंट को यूज़ करते हैं। ठीक है, यूज़ की बात करेंगे कैल्शियम डाइसोडियम यूज़ कहाँ कहाँ होता है। लेड पॉइजनिंग में इसे यूज़ करते हैं। इट इज़ आल्सो यूज इन आयरन, जिंक, कॉपर, मैग्नीशियम, रेडियोएक्टिव मेटल्स, बट नॉट फॉर मर्करी पॉइजनिंग, बिकॉज मर्करी इज मोर फ्रेमली बाउंड टू द बॉडी कॉन्स्टिट्यूएंट्स। ये आपके सभी तरह के हैवी मेटल्स है, जैसे आयरन है, जिंक है, कॉपर है, मैग्नीज है, रेडियोएक्टिव मेटल्स है, इनके साथ उनकी पॉइजनिंग में यूज़ कर सकते हैं। बट इसको मरकरी जब पॉइजनिंग हुई है तो उस कंडीशन यूज़ नहीं करते। मरकरी जो होता है आपके छोटे छोटे बॉडी कॉन्स्टेंट्स होते हैं वहाँ पहुँच जाते हैं, जबकि वहाँ पर डाइसोडियम डेटा आसानी से नहीं पहुँच सकता। इसलिए मरकरी पॉइजनिंग में हम कैल्शियम डाइसोडियम डेटा को यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आ सकता है मे बी आपके एग्ज़ाम में कि विच टाइप ऑफ एंटासिड नॉट यूज फॉर द मरकरी पॉइजनिंग। तो इसमें आपका कैल्शियम डाइसोडियम डेटा को हम मरकरी पॉइजनिंग में यूज़ नहीं कर सकते। एडवर्स इफेक्ट की बात करते हैं। एडवर्स इफेक्ट क्या क्या हो सकते हैं। तो कैल्शियम डाइसोडियम डेटा डज नॉट प्रोड्यूस ए टिटनी इज रिलेटिवली सेफ। टिटनस जैसे सिम्टम्स या नहीं प्रोड्यूस करता है, लेकिन किडनी डैमेज विद प्रॉक्सिमली ट्यूबुलर नेक्रोसिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम, मे बी ड्यू टू द टॉक्सिक मेटल पार्शियली डिसोसिएटेड इन द ट्यूबुल्स। लेकिन ये देखा गया है कभी कभी जब हैवी मेटल्स होते हैं, हैवी मेटल पॉइजनिंग हो रही है, तो उस कंडीशन में हम कैल्शियम डाइसोडियम डेटा को यूज़ करते हैं, तो कभी कभी देखा गया है कि जो टॉक्सिक मेटल है कभी कभी आपकी यूरिन में यूरिन नेफ्रॉन्स हैं, उस नेफ्रॉन्स के ट्यूबुल्स है वहाँ पर डिसोसिएट हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है प्रॉक्सिमल ट्यूबुलर नेक्रोसिस हो जाती है। प्रॉक्सिमल ट्यूबुल जो है नेफ्रॉन्स का पार्ट होता है, उसकी सेल जो होती है वो डैमेज होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। और क्या हो सकते हैं, चिल्स है, बॉडी एच है, मलेशिया है, टाइडनेस है, फॉल इन BP है, कंजेशन ऑफ आई है, नोज कंजेशन ऑफ आई एंड नोज अकर इन द सम इंडिविजुअल। कुछ पेशेंट में देखा गया है कि इस तरह के सिम्टम्स या साइड इफेक्ट भी अपीयर हो सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट आपका जो है जेनेटिक एजेंट की बात करेंगे तो उसमें आता है पेनिसिलामिन। ये क्या है, इट इज ए डाईमिथाइल सिस्टीन ऑब्टेन फ्रॉम डिग्रेडेशन प्रोडक्ट ऑफ पेनिसिलिन। पेनिसिलिन को अगर डिग्रेड किया जाए तो उसके बाद में डाईमिथाइल सिस्टीन मिलता है, और डाईमिथाइल सिस्टीन जो होता है एक तरह से पेनिसिलामिन है। और पेनिसिलामिन वाज फाउंड टू हैव ए स्ट्रॉन्ग कॉपर चिलेटिंग प्रॉपर्टी एंड वाज यूज इन द 1956 फॉर विल्सन डिसीज। और ये पेनिसिलामिन को अगर देखें चीफली किस टाइप की हैवी मेटल पॉइजनिंग यूज़ करता है, मेजॉरिटी जो आपके कॉपर हैवी मेटल पॉइजनिंग है उस कंडीशन में यूज़ करते हैं। और ये कॉपर में हैवी मेटल है पॉइजनिंग होती है, ये कॉपर का अमाउंट जब बढ़ जाता है वो स्पेशली विल्सन डिसीज़ बढ़ जाता है, और विल्सन डिसीज़ में कॉपर अमाउंट बढ़ा हुआ है तो उसको ट्रीट करने के लिए हम पेनिसिलामिन चिलेटिंग एजेंट को यूज़ करते हैं। इट इज selectively chelates copper, mercury, lead and zinc. The diisomer is used therapeutically because isomer and racemic product produce optic neuritics and more toxics. बेसिकली ये चिलेट्स करता है कि इसे कॉपर के साथ में करेगा, मरकरी के साथ में करेगा, लेड के साथ करेगा, जिंक के साथ करेगा। चिलेट मतलब कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेंगे और ये बॉडी से बाहर आसानी से निकाल देते हैं।
लेकिन इसके जो अगर हम आइसोमेरिज्म की बात करते हैं, डेक्स्ट्रो रोटेटरी और डेक्स्ट्रो रोटेटरी आइसोमर है और लीवर रोटेटरी आइसोमर है। तो जो लीवर रोटेटरी आइसोमर है, जो डेक्स्ट्रो रोटेटरी आइसोमर है, वो आपका थेरेपेटिकली यूज़ किया जाता है, उसे हम मेजॉरिटी टॉक्सिसिटी के ट्रीटमेंट यूज़ करते हैं। बट लीवर रोटेटरी जो आइसोमर है उसको हम यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि ये जो है इस तरह का जो आइसोमर आइसोमर कंपाउंड है पेनिसिलामिन का, ये बेसिकली ऑप्टिक न्यूराइटिस जो ऑप्टिक नर्व्स है उसकी नर्व्स को डैमेज करता है और मोर टॉक्सिक होता है। इस कंडीशन की वजह से हम केवल डेक्स्ट्रो आइसोमर ऑफ पेनिसिलामिन को ऐसे थेरेपेटिकली यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि डेक्स्ट्रो आइसोमर यूज़ होता है या आई आइसोमर यूज़ होता है, तो आपको याद रखना पड़ेगा डेक्स्ट्रो आइसोमर यूज़ है थेरेपेटिकली। नेक्स्ट बात करें तो इट इज एडिक्वेटली एब्जॉर्ब फ्रॉम द ओरल रूट एंड व्हेन गिवन टू द पेशेंट विद हैवी मेटल प्रोक्सिटी एक्सक्रीशन ऑफ मेटल इज इनहांस। तो एक अच्छी बात है कि पेनिसिलामिन को हमें ओरल रूट दे सकते हैं, जैसे कि हमने पीछे बात की थी डाइसोडियम एसिटेट को भी ओरल रूट नहीं देते थे, और हम इसके बाद में बात की थी हमने डाइमेथैक्रोल को भी हम ओरल रूट से नहीं देते थे। तो ये केवल आपके जो अभी कंपाउंड आया है पेनिसिलामिन, इसको हम ओरल रूट से दे सकते हैं। ठीक है, किसी हेवी मेटल पॉइजनिंग में यूज़ करते हैं ताकि वो हेवी मेटल आसानी से एक्सक्रीट होकर बॉडी से बाहर चला जाए। यूज़ की बात करें इन विल्सन डिसीज़ में बेसिकली क्या होता है, इस तरह की कंडीशन में जाती है कि जो हमारा साइनोकोबालामीन जो विटामिन होता है और कुछ टाइप के एंजाइम होते हैं उनका ब्रेकडाउन ज़्यादा तेज़ी से होता है, जिसकी वजह से कॉपर का एक्यूमुलेशन हो जाता है। तो कॉपर का एक्यूमुलेशन हो जाता है तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, विल्सन डिसीज़ बोलते हैं। इसके अलावा इन कॉपर एंड मरकरी पॉइजनिंग में यूज़ करते हैं। इसके अलावा बात करते हैं इन क्रोनिक लेड पॉइजनिंग में इसे यूज़ करते हैं, इन सिस्टेनूरिया और सिस्टेन स्टोन में यूज़ करते हैं। और स्क्लोडर्मा क्या होता है, स्क्लोडर्मा बेसिकली यह होता है कि जो हमारे ब्लड सेल्स जो आरबीसी है बहुत ज़्यादा हायर क्वांटिटी में अगर वो रप्चर हो रही हैं, टूट रही है, फूट रही हैं, तो हमारी बॉडी में क्या होगा, एक्यूमुलेशन ज़्यादा बढ़ जाएगा किसका, आयरन का। तो आयरन का जो हैवी आयरन मेटल का हैवी अमाउंट में एक्यूमुलेशन जब हो जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्क्लोडर्मा कहते हैं। स्क्लोडर्मा बेसिकली जो कंडीशन बनती है स्पेशली थैलेसीमिया टाइप की पेशेंट में ज़्यादा बनती है। थैलेसीमिया के पेशेंट होती हैं उनमें आपके हायर अमाउंट में हीमोफीलिया थैलेसीमिया पेशेंट होते हैं, उसमें हायर अमाउंट में क्या होता है कि ब्लड सेल्स डैमेज होती हैं, और ब्लड सेल ज़्यादा डैमेज होने की वजह आरबीसी ज़्यादा डैमेज होंगी, आरबीसी ज़्यादा डैमेज होंगी तो आयरन का एक्यूमुलेशन हो जाता है। तो बेसिकली पेनिसिलामिन कहाँ यूज़ किया, इन विल्सन डिसीज़ में, इन कॉपर और मरकरी पॉइजनिंग में, इन क्रोनिक लेड पॉइजनिंग में, सिस्टेनूरिया और सिस्टेन स्टोन में, एंड स्क्लोडर्मा। एडवर्स इफेक्ट क्या हो सकते हैं, लॉन्ग टर्म अगर उसे यूज़ किए जाए तो उसकी टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस होती हैं, जिसमें डर्माटोलॉजिकली टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस होती है, रीनल हेमाटोलॉजिकली और कोलेजन टिश्यू टॉक्सिसिटी हो सकती है व्हेन इट इज यूज्ड फॉर लॉन्ग टर्म। अब हम नेक्स्ट बात करें चेरेटिंग एजेंट्स की, तो आता है हमारा डेस्फ्रोक्सामीन को मैं बता दूं, बहुत जल्दी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो डेस्फ्रोक्सामीन एक बहुत मुख्य एक चेरेटिंग एजेंट है जो कि आयरन टॉक्सिसिटी में इसे यूज़ करते हैं। ठीक है, डेस्फ्रोक्सामीन रिमूव लूजली बाउंड आयरन एज वेल एज डेट फॉर्म में हीमोस्टिडीन फ्रिटीन। हीमोस्टिडीन एक फॉर्म होती है आयरन की, फ्रिटीन एक फॉर्म होती है जिसमें आयरन स्टोर रहता है हमारी बॉडी के अंदर, उससे भी आसानी से ये आयरन को निकाल देता है, बट नॉट फ्रॉम हीमोग्लोबिन और साइटोक्रोम। अगर आयरन आपका हीमोग्लोबिन में है तो नहीं निकालेगा, और हमारे किसी साइटोक्रोम जो है आपका माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रेजेंट रहते हैं उसमें भी है तो वहाँ से भी नहीं निकालता है, नहीं एक्सक्रीट कर पाएगा। और ये बॉन्ड जो फॉर्म करेगा वो आपका आयरन फ्री लेवल में प्रेजेंट है उसके साथ बॉन्ड फॉर्म करेगा, और हीमोसिड्रोन या फ्रेटिन में जो आयरन कंटेंट होता है उसके साथ बाइंड करके आयरन को एक्सक्रीट आउट कर देता है। द स्ट्रेट चेन डाइक्साफ्रोक्सामीन मॉलिक्यूल वाइंड राउंड फेरिक आइंस एंड फॉर्म ए स्टेबल नॉन टॉक्सिक कॉम्प्लेक्स विच इज एक्सक्रीटेड इन द यूरिन। तो ये जो आपका डेस्फ्रोक्सामीन जो है वो आपका एक आयरन आयन के साथ में एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है जो कि नॉन टॉक्सिक होता है, और इसे आसानी से यूरिन की हेल्प से बॉडी से बाहर निकाल देता है। यूज़ की बात करें तो एक्यूट आयरन पॉइजनिंग में मोस्टली जो चिल्ड्रन में होती है हाई डोज ऑफ आयरन की वजह से, उसमें हम डेस्फ्रोक्सामीन का यूज़ करते हैं। इसके अलावा ट्रांसफ्यूजन स्क्लोडर्मा जो कंडीशन बताई थी मैंने आपको, अगर इन थैलेसीमिया पेशेंट होते हैं उसमें स्क्लोडर्मा ज़्यादा के चांस बढ़ जाते हैं, क्योंकि उनको क्या कंटिन्यू ब्लड हम उसको दे रहे हैं और कंटिन्यू ब्लड का ट्रांसफ्यूजन ज़्यादा किया जा रहा है, तो ज़्यादा अमाउंट में क्या होते हैं आरबीसी डैमेज हो रहे हैं, तो ज़्यादा अमाउंट में आयरन का क्या होगा, एक्यूमुलेशन होगा, आयरन कंटेंट बढ़ जाएगा।
तो इन अकर इन थैलेसीमिया पेशेंट हु रिसीव रिपीट ब्लड ट्रांसमिशंस, तो उस कंडीशन में भी इसको हम यूज़ कर सकते हैं आयरन कंटेंट को बॉडी में कम करने के लिए। एडवर्स इफेक्ट की बात करें तो डेस्प्रोक्सामिन कैन कॉज हिस्टामिन रिलीज रिजल्टिंग इन द बीपी फॉल होगा, फ्लशिंग होगी, इचिंग होगी, अर्टिकेरिया और एसिस होगा। ये सब क्या है, हिस्टामिन के इफेक्ट होते हैं, बता चुका हूँ पहले ही आपको। तो डेस्प्रोक्सामिन हिस्टामिन रिलीज करता है जिसके ब्लड प्रेशर डाउन होता है, फ्लशिंग, इचिंग, अर्टिकेरिया और रेसिस जैसे आएंगे, यानी कि स्वेलिंग भी हो सकती है, इचिंग भी हो सकती है, रेसिस भी हो सकती है और गर्माहट भी, यानी कहीं भी आपकी बर्निंग सेंसेशन भी महसूस हो सकते हैं। अदर साइड इफेक्ट एब्डोमेन पेन है, लूज मोशन है, मसल्स क्रैम्प है, फीवर है, डायसिया, ये आपको ऑब्जर्व होता है ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट ऑफ हैवी मेटल पॉइजनिंग, यानी कि आयरन की टॉक्सिसिटी में जब डेस्प्रोक्सामिन को यूज़ करते हैं। डोज की बात करें डेस्प्रोक्सामिन की 0.5 to 1 ग्राम पर डे IM इंट्रामस्कुलर हेल्प से देते हैं। तो क्रोनिक आयरन ओवरलोड जब हो गया तब इट आल्सो बी इन्फ्यूज IV को करंटली विद ब्लड ट्रांसफ्यूजन 2 ग्राम पर यूनिट ऑफ ब्लड। ये स्पेशली कंडीशन आएगी पर डे देने वाली, ये जो किसी का ट्रांसफ्यूजन जो हो रहा हो ब्लड का थैलेसीमिया पेशेंट में, तो उस कंडीशन में हम इसे दे सकते हैं 2 ग्राम पर यूनिट ऑफ ब्लड, ताकि आयरन जो एक्यूमुलेट हुआ है वो आसानी से निकलता जाए, किस में, थैलेसीमिया पेशेंट में। नेक्स्ट बात करते हैं डेफ्रीप्रोन भी क्या है, ये भी एक तरह से क्या है, स्पेशली आपके आयरन को निकालने का काम करता है। तो आप एक तरह से याद कर सकते हैं जिसमें डी लास्ट में, डी स्टार्ट में आ रहा है, तो सभी ये आयरन के लिए काम करेंगे। जैसे आपका डेस्प्रोक्सामिन बताया था, डेफ्रीप्रोन बता रहे हैं, ये भी आपका क्या है, बेसिकली आयरन को बाहर निकालने के लिए यूज़ होता है। बस इसमें प्लस पॉइंट ये है कि डेफ्रीप्रोन जो है वो आपका ओरल रूट से दे सकते हैं, बट डेक्साफ्रोक्सामिन को हम ओरल रूट से नहीं दे सकते हैं। तो डेफ्रीप्रोन इट इज ओरल एक्टिव आयरन चिलेटर्स विच हैज सिंप्लीफाइड द ट्रीटमेंट ऑफ ट्रांसफ्यूजन स्क्लेरोडर्मा इन द थैलेसीमिया पेशेंट। ठीक है, बता देता हूँ थैलेसीमिया पेशेंट में जो स्क्लेरोडर्मा जैसी कंडीशन बन रही है क्योंकि एक्टिवेशन ऑफ आयरन हो रहा है, तो उसको हम ट्रीट करने के लिए डाइफ्रीप्रोन का यूज़ करते हैं, जो आपका एक्टिव आयरन चिलेटर है ओरली। ठीक है, ओरली हम इसे दे सकते हैं। Excessive hemolysis occur in these patients and they have to be given a repeated blood transfusions and iron chelators has to be used to clear the resulting iron overload। मैंने आपको पहले बता चुका हूँ कि जो आपके थैलेसीमिया पेशेंट होते हैं उसमें हायर अमाउंट में हीमोलाइसिस हो रही होती है, RBC का रप्चर हो रहे होते हैं। जब आयरन और कंटिन्यू हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर रहे हैं तो ज़्यादा अमाउंट में जब आयरन RBC आपकी डैमेज होंगी तो बॉडी में ज़्यादा अमाउंट में आयरन स्टोरेज होगा और ज़्यादा आयरन स्टोरेज होगा तो उस कंडीशन को ट्रांसफ्यूजन स्क्लेरोडर्मा बोलते हैं। तो उसमें से और आयरन को ओवरलोड को कम करने के लिए हम डाइफ्रीप्रोन आसानी से सकते हैं ओरल रूट से। ओरल डाइफ्रीप्रोन इज समबट इज लेस इफेक्टिव अल्टरनेटिव टू इंजेक्ट डेक्साफ्रोक्सामिन। ये देखा गया कि ओरल डाइफ्रीप्रोन है वो आपकी लेस इफेक्टिव है एज़ कम्पेयर टू द इंजेक्टेबल डेक्साफ्रोक्सामिन। अगर आपकी एक्यूट टॉक्सिसिटी है तो उसमें तो डाइफ्रीप्रोन चल जाएगा, वो डाइफ्रीप्रोन कि थैलेसीमिया पेशेंट जैसी ट्रांसफ्यूजन की वजह से हो रहा है तो डाइफ्रीप्रोन चलाइए। लेकिन किसी की एक्यूट टॉक्सिसिटी हो गई है, ओवरडोज ऑफ आयरन खाने की वजह से हुआ है, तो उसमें मेरे लिए आपका डाइफ्रोक्सामिन ही चलेगा। ठीक है, बट साइड इफेक्ट एंड कॉस्ट ट्रीटमेंट इज रिड्यूस हो जाता है जब हम इसको डाइफ्रीप्रोन को यूज़ करते हैं। तो डाइफ्रीप्रोन और डाइफ्रोक्सामिन में डिफरेंट क्या हो गया, डाइफ्रोक्सामिन भी ओरल रूट से नहीं दे पाते हैं, जबकि डाइफ्रीप्रोन को हम ओरल रूट से दे सकते हैं। और डाइफ्रोक्सामिन को हम अक्यूट कंडीशन हैवी मेटल पॉइजनिंग आयरन की हुई है तो उस कंडीशन यूज़ करेंगे, जबकि डाइफ्रीप्रोन को हम रेगुलर थैलेसीमिया जो पेशेंट होते हैं उनको हम यूज़ करने के लिए प्रेफर करते हैं क्योंकि इसकी कॉस्ट कम होती है और आसानी से है ये इंड्यूस किया जा सकता बॉडी में क्योंकि ओरल रूट से पॉसिबल है इसलिए। अब नेक्स्ट बात करते हैं इसके साइड इफेक्ट। डोज क्या होती है, डोज बेसिकली 50 to 100 mg पर kg डेली होती है इन 2 to 4 डिवाइड डोज इन द ट्रीटमेंट ऑफ ट्रांसफ्यूजन स्क्लेरोडर्मा। 20 से 100 मिलीग्राम पर डेली बॉडी वेट के अकॉर्डिंग पर mg पर kg 2 to 4 डिवाइड डोज 2 से 4 बार ले लिया जाता है। साइड इफेक्ट एनोरेक्सिया है, वॉमिटिंग है, अल्टरेटेड टेस्ट है, जॉइंट पेन है, रिवर्सिबल न्यूट्रोपेनिया है, ये सब आपको अपीयर होता है। अब लास्ट बचा आपका डेफ्रासिरॉक्स भी एक मैं बताया, ये भी क्या है, डी इसमें लगाया हो गया, आयरन पॉइजनिंग में यूज़ हो रहा है। ये क्या है, एक अनदर ओरल आयरन चिलेटर्स है
which lower the serum ferritin and hepatic iron concentration in the patient with a chronic iron overload due to the repeated blood transfusion as well as the non-transfusions dependent थैलीसीमिक syndromes। ठीक है, यानी कि ये भी एक तरह से वही जैसे आपको बात की थी डेफ्रीप्रोन, इसी तरीके से डेफ्रा सिरोक्स है, ये भी एक तरह से ओरल आयरन चिलेटर है। इसको भी हम बेसिकली जो आयरन कंटेंट अपने बॉडी में ओवरलोड हो गया है उसको कम करने के लिए यूज़ करते हैं, स्पेशली जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन जिसका रिपीटेड हुआ हो या फिर थैलीसीमिया के पेशेंट हो। इट विल बी ऑब्जर्व इट विल बी इट वेल एब्जॉर्ब फ्रॉम ओरली एंड नीड्स वंस डेली डोज। इसकी एक डोज ले सकते हैं। उसमें हमें क्या था, हमें 2-3 बार डोज लेना पड़ता था किसमें, डेफिप्रोन में, बट डेफ्रा सिरोक्स में हम क्या है वंस ए डे, एक बार में लीजिए और आसानी से आयरन को बाहर निकालिए। डोज क्या रहती है 20 mg पर kg वंस ए डेली ऑन एम्प्टी स्टमक एंड नो फूड फॉर नेक्स्ट 1 आवर। जब भी इसको दें तो खाली पेट दें और साथ में जब उसको लेने के बाद 1 घंटे तक कुछ ना खाएं, उसके बाद ही कुछ खाएं। ये इसका तरीका होता है डोज लेने का। लास्ट बचा इसका एडवर्स इफेक्ट क्या है कि मोस्टली नॉक्सिया है, एपिगेस्टिक पेन है, हेडेक है, परप्यूराइटिस है, रेसेस है, स्किन डिस्कलरेशन है, ये सभी ऑब्जर्व हो सकते हैं जब इसका ट्रीटमेंट चलेगा किसका, डेफ्रा सिरोक्स का, इन द ट्रीटमेंट ऑफ हैवी मेटल पॉइजनिंग स्पेशली ऑफ आयरन। ठीक है, और जीआई अल्सरेशन है, जीआरडी अल्सरेशन है, और हेमरेज है, प्रोटीन यूरिया है, रीनल फेलियर, ये आपके रिपोर्टेड हो सकते हैं आपका लॉन्ग टाइम ट्रीटमेंट का चले इन जेनेटिक एजेंट के हेल्प से। तो नॉजिया है, एपिगेस्टिक में समझते हैं, हेडेक, प्यूराइटिस समझते हैं, इन्फ्लामेशन होता है स्किन का एक तरह, रेसेस, स्किन रिकलेशन समझ रहे, जीआई अल्सरेशन मतलब जीआई में अल्सर हो गया, हेमरेजिक एंड प्रोटीन यूरिया मतलब यूरिन में आपका प्रोटीन अमाउंट बढ़ जाता है, रीनल फेलियर, ये सब आ चुका है आपको। तो मोटी मोटी बात हो गई, ये ख़त्म हो चुका है आपका एक हैवी मेटल पॉइजनिंग। तो इसमें मैं थोड़ा सा मैं एक और क्लियर कर देता हूँ, एक रिव्यू दे देता हूँ आपको। जैसे सबसे पहले बात कीजिए डेमाकेप्रोल। डेमाकेप्रोल को ज़्यादातर सभी हेवी मेटल पॉइजनिंग में यूज़ करते हैं। ठीक है, और उसको बस कंट्राइंडिकेटेड है आपका क्या, आयरन और कैडमियम के छोड़कर। डाइमेकेप्रोल को आयरन और कैडमियम को छोड़कर हर तरह की पॉइजनिंग में यूज़ कर सकते हैं, थोड़ा याद रखना इस चीज़ के लिए। इसके अलावा जी डाइमेकेप्टो सक्सिनिक एसिड, ये भी एक डाइमेकेप्रोल की तरह काम करता है, बस ये है कि इसकी जो इफ़िशेंसी है वो आर्सेनिक और मरकरी और लेड के साथ में ज़्यादा है, अच्छी है। ठीक है, ठीक। और फिर उसके बाद बात कीजिए डाइसोडियम एरेटा की। डाइसोडियम एरेटा की चिलेटिंग प्रॉपर्टी अच्छी बहुत ज़्यादा तेज़ होती है, इसलिए इसके कंपेयर में हम इसको बेसिकली डाइसोडियम एरेटा को बेसिकली जो यूज़ किया जाता है वो हैवी मेटल पॉइजनिंग ऑफ कैल्शियम की कंडीशन में यूज़ करते हैं, और जिसमें कैल्शियम को जब यूज़ करते तो हैं, बट ये कैल्शियम को बहुत ज़्यादा बॉडी में कंसनट्रेशन को लो कर देता है, इसलिए जब ज़्यादा हैवी डोज नहीं कैल्शियम की तो उस कंडीशन में फास्फेट आयन का यूज़ ज़्यादा करते हैं एज़ कम्पेयर टू डाइसोडियम एरेटा। तो याद रखें डाइसोडियम एरेटा क्यों यूज़ किए जाते हैं, मेजॉरिटी हैवी डोज ऑफ कैल्शियम इन द बॉडी या हाई कंसनट्रेशन ऑफ कैल्शियम इन द बॉडी। फिर आपने बात की थी कैल्शियम डाइसोडियम एरेटा, ये डिफरेंट टाइप की मेटल पॉइजनिंग में यूज़ करते हैं। जैसे बताया था आपको मैंने, लेड पॉइजनिंग है, आयरन पॉइजनिंग है, जिंक पॉइजनिंग है, कॉपर है, मैग्नीशियम है, लेकिन इसे मरकरी पॉइजनिंग में यूज़ नहीं करते हैं, आपको ये ध्यान रखना होगा। फिर उसके बाद मैंने बात किया था कि पेनिसिलामिन की बात की थी। तो पेनिसिलामिन को मैंने आपको बताया था, पेनिसिलामिन स्पेशली आपके कॉपर पॉइजनिंग जो होती है यानी कि विल्सन डिसीज़ होती है उसमें यूज़ करते हैं। इसके अलावा ये आपका स्क्लेरोडर्मा में यूज़ कर सकते हैं और क्रोनिक लेड पॉइजनिंग में भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और इसका मैंने बताया था एक और पॉइंट याद रखना कि डेक्स्ट्रो आइसोमर है वो मेजॉरिटी यूज़ थेरेपेटिकली यूज़ होता है, क्योंकि लिवर आइसोमर क्या है वो आपका टॉक्सिक है। और इसको हम पेनिसिलामिन को ओरल रूट से भी दे सकते हैं। फिर ज़्यादा डेफ्रॉक्सामिन आपका क्या है आयरन पॉइजनिंग में यूज़ करते हैं मेजॉरिटी से, लेकिन इसे ओरल रूट से ना देके हम पेरेंटल रूट से देते हैं। जबकि मैंने डाइफ्रिप्रोन बताया था ये ओरली दे सकते हैं, इसको ओरल रूट से दे सकते हैं, इसको आईवी रूट से या पेरेंटल रूट से देने की जरूरत नहीं है। और ये स्पेशली जो आपके थैलेमिया पेशेंट होते हैं या स्क्लेरोडर्मा कंडीशन होती है उसमें ज़्यादा यूज़ करते हैं। और जो आपका डेफ्री सिरोक्स है ये भी आपका एक आयरन चिलेटर्स है, ये भी आपके आयरन पॉइजनिंग में यूज़ करते हैं, ये भी आपका ओरल डोज है, बट इसके ओरल डोज देते हैं, लेकिन इसके में प्लस पॉइंट ये है कि आपको 1 से डे देना पड़ेगा, जबकि आपका
डेफ्री प्रोन में आपको 2 से 3-4 बार डोज लेनी पड़ती है, इसकी सिंगल डोज वंस ए डे ले सकते हैं, और ये इसके एडवर्स इफेक्ट हुए थे। ठीक है, तो ये कंप्लीट हुआ आपका चैप्टर या टॉपिक हैवी मेटल पॉइजनिंग या चिलेटिंग एजेंट्स। वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, और चैनल को आपने मेरे सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिल पाए, इसलिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। और आपको पसंद आया वीडियो जरूर लाइक कीजिएगा, और लगता है किसी को ये हेल्पफुल हो सकता है तो उसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।